Assalamualaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. This is Ms. AREEBA Fatma and I am here with the new topic which is monetary policy. ठीक है? Um, and it is beta your seventh session, so I would like to explain you this topic, monetary policy. It is very important in the examination point of view. So just go through the past papers and just choose your questions and select the questions that what are the questions related to this topics comes in the examinations. Okay, so here is the monetary policy. Beta, simply first of all I would like to explain you that what is monetary policy. ठीक है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ मैं आपको। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है बेटा आपकी, वो किसी भी कंट्री में जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उस कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है वो जो है सेट करता है। ठीक है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो बैलेंस करने की, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रखने की, उसको फेवरेबल पॉइंट पे रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तमाम कंट्री के सेंट्रल बैंक को होती है। गॉट इट? और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कौन सी पॉलिसी होती है, उसका क्या पर्पस होता है? तो बेटा मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है कि जो कि आपके मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। ठीक है, मनी सप्लाई को आपकी कंट्रोल करती है और लाइक अगर आपकी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी एक्सेस हो जाती है, यानी इतनी एक्सेस हो जाए जितनी कि आपको रिक्वायर्ड नहीं उससे ज़्यादा, तो उससे क्या होता है बेटा कि इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है आपकी इकोनॉमी में और आपकी इकोनॉमी में तमाम चीज़ें जो है वो हाई कॉस्ट पर जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, यानी महंगाई बढ़ जाती है, डेयरनेस आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई ऑफ मनी को जो है वो एक फेवरेबल पॉइंट पर लाना पड़ता है, जिसके लिए जो सेंट्रल बैंक होता है वो मनी की सप्लाई को इकोनॉमी से वो कंट्रोल करता है। अच्छा, इस कंट्रोल करने को जो है के लिए उनके पास दो तरह की स्ट्रेटेजी होती है कि अगर उन्हें मनी सप्लाई को ज़्यादा बढ़ाना होता है इकोनॉमी में, अगर दे फील दैट इन द इकोनॉमी देयर इज द सप्लाई ऑफ मनी is in less quantity than the demand, so they will use the another one strategy which is expansionary monetary policy. Okay, so let me first explain you about the definition of monetary policy and then we will discuss it one by one in the depth manner. Okay, so monetary policy, the demand side of economic policy, refers to the action undertaken by a nation's central bank to control money supply to achieve macroeconomic goal that promotes sustainable economic growth. ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं बेटा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि कौन इसको टेक ओवर करता है, उसको कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, किसी भी नेशन का, और इसका जो पर्पस होता है वो होता है कंट्रोल मनी सप्लाई। ठीक है, कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स में हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है, एक्सेट्रा। ठीक है, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल रहती है, जितनी डिज़ायरेबल सिचुएशन चाहिए हमें अपनी इकोनॉमी के लिए वो रहती है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है किसी भी इकोनॉमी में, कि जब भी किसी इकोनॉमी में बहुत अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, दैट्स मीन कैसे पता चल सकता है ये अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी कि वहाँ का इन्फ्लेशन रेट बहुत कंट्रोल होता है, तमाम मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स जो होते हैं वो अचीव हो रहे होते हैं। ठीक है, now second is monetary policy can be broadly classified as either expansionary or contractionary. जैसे मैंने बेटा आप लोगों को पहले भी बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के दो स्ट्रेटेजी हैं सेंट्रल बैंक की। तो फर्स्ट वन इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड द सेकंड वन इज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इट इन द नेक्स्ट स्लाइड इन डेप्थ मैनर. So the third one is monetary policy tools include open market operation, direct lending to banks, bank reserve requirement, unconventional emergency lending programs, and managing market expectations. ठीक है, तो ये तमाम वो टूल्स हैं जिनके थ्रू हम ये एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ये तो एक स्ट्रेटेजी है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को किन टूल्स के थ्रू जो है हम यूज़ कर सकते हैं? सो दीज आर द टूल्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक्सेट्रा। तो इसके थ्रू जो है बेटा हम जो है ये जो स्ट्रेटेजी है हमारी एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की, इसको यूटिलाइज करते हैं। गॉट इट?
नाउ देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कि मॉनेटरी पॉलिसी को एक्चुअली जो है स्टैब्लिश करने के किसी भी नेशन में क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके क्या मकसद होते हैं, ठीक है, और क्यों ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज अचीवमेंट ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द नेक्स्ट स्लाइड इन द डेप्थ मैनर, बट here is the points, like first one is achievement of price stability. Second is achievement of a stable exchange rate of the currency, ठीक है। Third one is achievement of high and stable level of employment. Third is stimulate economic growth. Fifth one is to stabilize and organize the money and capital markets of the country, ठीक है। So let me explain it in the depth manner. So first one is achievement of price stability. As I told you बेटा कि अगर हमारे इकोनॉमी में जो है एक सप्लाई ऑफ मनी एक्सेस हो जाएगी, सो दैट्स मीन कि इन्फ्लेशन विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो इस इन्फ्लेशन को इंक्रीज होने से बचाने के लिए और प्राइजेस को स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि अगर आपको पता है जैसे ही इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो प्राइजेस भी तमाम जो है हमारी कमोडिटीज जो होती हैं उनकी इंक्रीज हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस प्राइस लेवल को स्टेबल करने के लिए इकोनॉमी जो है हाँ ये मॉनेटरी पॉलिसी की स्ट्रेटेजी अपनाती है, और इसकी स्ट्रेटेजी में मैंने जैसे आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी दोनों होती हैं, और डिफरेंट टूल्स हैं जिसके थ्रू वो ये स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हुए बिजनेस में सॉरी कंट्री में जो है प्राइस की स्टेबिलिटी को क्रिएट करती हैं, ठीक है। इसको मैं इस तरह से बता सकती हूँ कि अगर इफ देयर इन एनी इकोनॉमी there is the excess supply of money, so any government will conduct an कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को वो कंडक्ट करके उस प्राइस लेवल को जो है वो स्टेबल करेगी और सप्लाई ऑफ मनी को जो है वो बैलेंस कंडीशन में लेकर आएगी, ठीक है। एक्सेस सप्लाई नहीं करेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, जब एक्सेस सप्लाई को कंट्रोल करेगी वो, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हुआ था वो ऑटोमेटिकली अपने प्लेसमेंट में दोबारा आ जाएगा और प्राइजेस जो हैं वो स्टेबल रहेंगे, ठीक है। So by the term price stability, we mean to say a persistent and slow growth in the general price level in conducive for the economy. बेटा इस वर्ड को सुने तो आपको पता चले persistent and slow growth in the general price level, ठीक है। So here is the mean of price stability is not mean that it will become uniform or it will not change, it remain constant. It is not mean that it means that there is the changing but persistently और स्लो ग्रोथ, ठीक है। अगर आप हमारी कंट्री की बात करो तो हम अपने कंट्री में देखते हैं कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट जो है वो ईयर टू ईयर बहुत ज़्यादा हाईली इंक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ हम अचीव नहीं कर पा रहे प्राइस स्टेबिलिटी को, सही। आप देख रहे होंगे हमारे डिफरेंट कमोडिटीज में जो है वो प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू अचीव आवर प्राइस स्टेबिलिटी बाय यूजिंग आवर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। बट यहाँ पर जो है अगर आपकी कोई डेवलप कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर होती हैं, जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज होता है, बट देयर इज द परसिस्टेंट एंड स्लो ग्रोथ इन द जनरल प्राइस लेवल, ओके। सो दैट्स व्हाई these that countries are called developed countries, ठीक है। दिस मीन्स दैट द प्राइस लेवल शुड राइज स्पीडली, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता प्राइस लेवल अगर बहुत स्लोली और ग्रेजुअली जो है वो परसिस्टेंट लेवल में जो है वो इंक्रीज हो रहा है, सो दैट्स मीन के वी हैव अचीव्ड आवर price stability, okay. A mere price freezing is no good at all as it retard economic growth. अच्छा, एक और important point ये है इसका कि जस्ट अगर प्राइस फ्रीज हो जाए, फॉर एग्जांपल वो परसिस्टेंटली ग्रो ना हो रही हो, ठीक है, आपकी प्राइजेस इंक्रीज ना हो रही हो, तो वो भी गलत होगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट लेवल पे अगर आपकी प्राइस आके रुक गई है और आपके कंट्री में बिल्कुल भी इन्फ्लेशन नहीं है, तो इट विल ऑल्सो बी बिकम अ बैड साइन और वर्स साइन फॉर योर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। So there must be some percentage of like 1 or 2% of inflation must be necessary in every economy because there is the need to persistent and slow growth in the general price level, okay. Now the second one is achievement of a stable exchange rate of the currency, ठीक है। अच्छा, अगर the internal price level, general price level of commodities within the country has a great bearing on the internal value of the currency,
ठीक है। आपको पता है कि अगर जो है जनरल प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, हाई प्रोपोर्शन से इन्फ्लेशन रेट बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। कैसे? इस तरह से डिक्लाइन हो जाती है, लेट्स सपोज़ आप जो है वो 2 इयर्स अगो जो है जो 1000 में जो भी कमोडिटीज़ जो है परचेज़ करते थे, आप इस टाइम पीरियड में उस 1000 पे क्या उतनी क्वांटिटी में वो कमोडिटीज़ खरीद पा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा गैप आ गया है जस्ट बिकॉज़ ऑफ इंक्रीजिंग द इन्फ्लेशन रेट, और जिसकी वजह से हमारी वैल्यू ऑफ मनी कम से कम होती चली जा रही है। इट बिकमिंग डिक्लाइन। ठीक है? So that's why we are unable to achieve our exchange rate in a stable condition. Okay, if the internal prices were to rise sharply, the external value of the currency would suffer. ठीक है, क्या होगा कि अगर जो है आपके कंट्री में जो है इंटरनल प्राइजेस जो है, जनरल प्राइजेस जो कमोडिटीज़ की हैं वो कॉस्टली होती चली जा रही हैं, लाइक आपके डेली यूजेज के जो भी एक्सपेंसेस की जो भी चीज़ें होती हैं, लाइक आप बेसिक नीड्स के लिए जो भी ग्रॉसरी वगैरह हैं, ये तमाम चीज़ें अगर आपकी जो है वो हाई वैल्यूज़ में इंक्रीज़ होती चली जा रही है, हाई रेट में, तो आपकी वैल्यू ऑफ मनी ऑटोमेटिकली क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसे आप अगर ग्रॉसरी जो है आज 200 रुपीज़ में परचेज़ करते हो, अगर आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट इसी रेट से इंक्रीज़ होता रहा, तो आप जो है वो आफ्टर 1 ईयर 500 में वही ग्रॉसरी जो है वो परचेज़ कर रहे होगे। ठीक है? तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपकी वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो रही है। लाइक आप जो है 1 साल पहले 200 रुपए में जो चीज़ खरीद रहे थे, अब आपको 500 रुपए में खरीदनी पड़ रही है। दैट्स मीन कि आपके पास 50% से भी ज़्यादा का जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों को लॉस फेस करना पड़ रहा है, यानी आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो इतनी ज़्यादा बुरी तरह डिक्लाइन हो रही है। सही है? दिस फेनोमेना इज नोन एज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ठीक है, बिल्कुल। इस जो आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्लाइन हो रही है कि आप 200 रुपये की कोई चीज़ खरीदते थे, आफ्टर 1 ईयर 500 की परचेज कर रहे हो, तो इस वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्लाइन होने के लिए एक हम प्रोमिनेंट वर्ड यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ओके, devaluation of currency would lead to unnecessary transfer of resources to other part of the world. This would be a net loss to the economy as it would be exporting more but importing the same old quantity as before devaluation took place. ठीक है? So the next one is achievement of high and stable level of employment. ठीक है? Developed countries face problem of maintaining the status, whereas lower or less developed countries are faced with the problems of achieving it. ठीक है? It is for this purpose that monetary policy helps it. अब आपने देखा होगा डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं वो उनको जितनी प्रॉब्लम होती है अपना स्टेटस मेंटेन करने में, उससे ज़्यादा जो है किसको प्रॉब्लम हो रही होती है? लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ को। ठीक है? और जो पर्पस है मॉनेटरी पॉलिसी का वो ये है कि इनको हेल्प आउट किया जाए। जैसे हमें पता है कि हमारा गोल है कि अचीवमेंट ऑफ हाई एंड स्टेबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि हम अपने एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करें। तो मॉनेटरी पॉलिसी, it is the aims of monetary policy in the developed countries to achieve or rather maintain the full employment level without incurring inflation. ठीक है? तो जो एम होता है मॉनेटरी पॉलिसी का डेवलप कंट्री के लिए वो यही होता है कि वो वहाँ पर जो है अचीव करें फुल एम्प्लॉयमेंट को, और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हुआ हुआ है ऑलरेडी, सो दे मस्ट मेंटेन इट। ठीक है? और विदाउट इनकरिंग इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज ना हो बट आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो रही हो। बिकॉज विद द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेशन देयर कैन बी अ डिस्टॉर्शन इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है? तो क्या होता है कि अगर आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो आप अचीव कर रहे हो विदाउट इन्फ्लेशन करोगे, तो उससे ये आपको एडवांटेज होगा कि अगर उस कंट्री में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही होगी तो उससे क्या होगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली एलोकेट नहीं हो पाएगी। जब रिसोर्सेज आपको हाईली इन प्राइसेस मिलेंगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को परचेज करके वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो फिर आप कम से कम करोगे, इससे क्या होगा, फिर आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। सही? दैट्स वाई दे आर सेइंग दैट मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल विदाउट इनकरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है? Now, the third point is the role of monetary policy to overcome the problem of structural unemployment. ठीक है? And at the same time to achieve the highest possible level of employment, as full employment level may not be possible in the short run in these countries.
ठीक है। सो मॉनेटरी पॉलिसी का एक और जो मकसद होता है वो यही होता है कि वो जो है प्रॉब्लम जो होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की उसको भी ओवरकम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करें। सो आपको पता चला कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो नेक्स्ट गोल होता है और ऑब्जेक्टिव्स होता है वो होता है अचीवमेंट ऑफ लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज स्टिम्युलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिम्युलेट करना व्हेन देयर इज अ स्टेडी इंक्रीज इन बोथ रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम simultaneously for a long period of time in a country is said to be achieving a steady economic growth and is developing। ठीक है, अच्छा, आपको मैंने ये टर्म जो है वो पहले भी बता चुकी हूँ, रियल की। रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम से मुराद ये है कि यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन एडजस्ट हुआ है। ठीक है, आपको इन्फ्लेशन हटाकर जो है फिर उसके बाद बात करी जा रही है कि ईयर टू ईयर जो है आपकी नेशनल इनकम जो है रियल नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है। लेट सपोज कि उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं है लेकिन आपकी नेशनल इनकम जो है वो 1 बिलियन से इंक्रीज हो रही है, तो आपकी रियल पर कैपिटा इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है। लाइक पर कैपिटा इनकम से मुराद ये है आपकी कि अगर आपके पर प्रीवियस ईयर आपकी सैलरी किसी इंडिविजुअल की सैलरी जो है वो 50,000 रुपीज़ थी और इस साल जो है उनकी सैलरी 70,000 रुपीज़ हुई है, तो इन्फ्लेशन उसमें अगर इंक्लूड नहीं है, यानी कि अगर पिछले साल से इस साल इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं हुआ है तो रियल पर कैपिटा इनकम या रियल प्रॉफिट जो उनकी इनकम इंक्रीज हुई है वो 20,000 रुपीज़ हुई है। ठीक है, लेकिन अगर 5,000 रुपीज़ या 5% से जो है वो इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है अगले साल, तो फिर उनको उनकी जो रियल इनकम होगी वो 15,000 से इंक्रीज हुई होगी। लाइक अगर उनकी 50,000 प्रीवियस ईयर थी और 20,000 इस साल है, लेकिन 5,000 से उनकी इन्फ्लेशन में भी इफेक्ट आ रहा है, तो फिर 15,000 रुपये एक्चुअली वो रियलाइज कर रहे हैं प्रॉफिट का, एक्स्ट्रा इनकम का। ठीक है, सो second point is to achieve the highest growth rate in the economy using the limited resources available is another wonder of monetary policy. Through monetary policy, the rate of inflation can be controlled, and furthermore, such a policy helps to control the volume of credit। ठीक है, तो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है इसका नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो इंक्रीज करना और लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम प्रोडक्शन करना। ठीक है, और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना तमाम रिसोर्सेज को। ये तमाम जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नाउ thus the capital accumulation also take place and more development can be attained to achieve an even higher growth rate of the economy, which is particularly desired by less developed countries। ठीक है, तो कैपिटल एक्यूमुलेशन जो होती है डेवलपमेंट कंट्रीज में वो भी अचीव्ड होती है हायर ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी के लिए। यानी कि अगर आपकी मैं बात करूं, अगर मैं अगर इफ देयर इज द एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी और आपको पता है कि इससे इन्फ्लेशन क्रिएट होगी, तो सेंट्रल बैंक की स्ट्रेटेजी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती है। लाइक अगर वो अपनी किसी एक टूल को यूज़ करे, लाइक बैंक रेट पॉलिसी को यूज़ करे और वो अपने बैंक रेट इंटरेस्ट जो होगा वो इंक्रीज कर दे, तो लोग जो है तमाम लोग वो डाइवर्ट हो जाएंगे। पीपल विल शिफ्ट टू इन्वेस्ट देयर मनी इनटू द बैंक इंस्टीड टू इन्वेस्ट इट इन एनी अदर प्रोजेक्ट्स। ओके, तो इस तरह से वो जो है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी के थ्रू जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं इकोनॉमी में। तमाम मनी को जितना वो डिज़ायर कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट रियलाइज़ कर रही है कि इतनी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पब्लिक से, इकोनॉमी से निकाल लिया जाए, तो उतने अमाउंट ऑफ मनी को वो इन्वेस्टमेंट की तरफ लोगों को डाइवर्ट करेगी। ठीक है, now the next one is to stabilize and organize the money and capital market of the country। बेटा मनी और कैपिटल मार्केट को ऑर्गेनाइज करना, उसको स्टेबलाइज करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अबाउट द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। बेटा मनी मार्केट वो मार्केट्स होती हैं जो कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स वगैरह के लिए ख़रीदी जाती हैं। यहाँ पर डीलिंग जो होती है वो डे टू डे होती है, ओवर द ईयर, विद इन द ईयर होती है, मंथ वाइज होती है, 6 मंथ के लिए होती है, लेकिन विद इन ईयर रहती है। ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है मनी मार्केट। और जो कैपिटल मार्केट होती है इट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड। ठीक है,
ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है, मोर देन 1 ईयर का पीरियड ये कंज्यूम करती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ट्रेडिंग होती है आपके पास डिफरेंट सिक्योरिटीज़ की। यहाँ पर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों एग्जिस्ट करती हैं। प्राइमरी मार्केट जो होती है बेटा वो मार्केट होती है जिसमें आपके फर्स्ट हैंड स्टॉक्स जो होते हैं वो बाइंग और सेलिंग होती है, ठीक है। लाइक एक कंपनी जो है वो अपने शेयर्स जो है वो इश्यू कर रही है, तो डायरेक्टली जो फर्स्ट पर्सन उसको बाय कर रहा है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। बट वो जो पर्सन जिसने बाय किया है उसने अगर किसी अनदर पर्सन को बेच दिया वो, तो फिर वो सेकेंड हैंड सिक्योरिटी हो गई, तो दैट मार्केट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। गॉट इट। तो हमारे पास मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, जो कि स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए, और ये अभी मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। Among all the objectives, this is one of the stand clear by itself. By the term money market, we mean to say the market of loan created by commercial bank, which is especially for a short-term basis. ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मनी मार्केट जो है वो बेसिकली जो सेटअप की जाती है वो शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए की जाती है बाय कमर्शियल बैंक, जो कि कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है, एंड इट इज especially for short term basis, ठीक है। कैपिटल मार्केट इज द मार्केट ऑफ लोन क्रिएटेड बाय मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, ठीक है। और जो कैपिटल मार्केट होती है वो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन प्रोवाइड करती है और लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन द सेंट्रल बैंक विल सेल द सिक्योरिटीज एंड विल रिसीव द मनी फ्रॉम द बायर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जब इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है और इकोनॉमी में जो है वो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपनी स्ट्रेटेजी अपनाता है और अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करना शुरू कर देता है। सही है। उससे क्या होता है कि पब्लिक जो है उनकी सिक्योरिटीज़ खरीदती है और अपना पैसा जो है वो सेंट्रल बैंक के पास जमा करवा देती है। इस तरह से इकोनॉमी में मोस्टली जो मनी होती है वो सेंट्रल बैंक के पास आ जाते हैं और इकोनॉमी से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। दिस विल रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी एंड इट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, ठीक है। लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा जो क्रेडिट क्रिएट होगा। Conversely, during the phase of depression, the central bank purchases the security. और इसी के अपोजिट जब जो है डिप्रेशन होता है यानी कि इकोनॉमी में मनी ऑफ सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है, तो फिर जो है जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इसमें क्या करते हैं, वो परचेज करते हैं लोगों से अपनी सिक्योरिटीज़, ठीक है। जब वो परचेज करते हैं सिक्योरिटीज़ तो उस तरह से लोगों के पास दोबारा पैसा चले जाता है और गवर्नमेंट के पास, लाइक सेंट्रल बैंक के पास, दोबारा ऑटोमेटिकली जो है वो सिक्योरिटीज आ जाती हैं, ठीक है। तो इन दिस वे दे विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द कंट्री एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, now there are some tools of monetary policy. First one is bank rate policy, open market operation, changes in reserve ratios, and rationing of credits. Let me explain it one by one. First one is bank rate policy. Bank rate is the interest rate at which central bank rediscount first class bill of exchange of the commercial bank. If the central bank wants to expand the credit money in lower the rate, it lower the bank rate, making the availability of loan less expensive. Consequently, commercial bank will borrow more from central bank and lend more to the businessman at a lower rate of interest. Hence, the increasing the credit money on the market. Inversely, if the central bank want to contract the credit money supply, it would raise the बैंक रेट मेकिंग द लोन आर मोर कॉस्टली। बेटा इसका मतलब ये है कि बैंक रेट स्ट्रेटेजी वो टूल है किसी भी सेंट्रल बैंक का जिसके थ्रू वो मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब अगर इकोनॉमी में जो है सप्लाई ऑफ मनी जो है वो एक्सपेंड हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, ठीक है, एंड दे हैव नीड टू कॉन्ट्रैक्ट इट, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करते हैं और वो क्या करते हैं, अपने बैंक रेट को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं कि लोग जो होते हैं इकोनॉमी से पैसा उठाकर बिजनेस में वो सेंट्रल बैंक में डाल देते हैं, ठीक है। इस तरह से वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी को अप्लाई करते हैं और मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं इकोनॉमी से, ठीक है। इसके बदले जो है वो लोगों को क्या दे रहे होते हैं, बैंक रेट दे रहे होते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट यानी, ठीक है। हाई अपना इंटरेस्ट रेट जो होता है बैंक रेट वो हाई कर देते हैं लोगों को, जब उससे अट्रैक्शन मिलती है कि बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट हाई ऑफर कर रहा है, सो दे विल डिपॉजिट देयर मनी इनटू द बैंक इंस्टेड टू इन्वेस्ट इन एनी प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी के वाइस वर्सा बेटा, अगर सेंट्रल बैंक को ये रियलाइज होता है या गवर्नमेंट को ये रियलाइज होता है कि इकोनॉमी में देयर इज द लेस सप्लाई ऑफ मनी एज डिमांडेड, ठीक है, अगर मनी सप्लाई कम होती है तो वो क्या करते हैं, फिर वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की स्ट्रेटेजी जो है वो अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा,
कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, बैंक रेट पॉलिसी को अपनी कम कर देता है, यानी बैंक रेट जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको बहुत कम कर देता है। तो लोग क्या करते हैं, वो अपना तमाम पैसा निकाल कर जो है इकोनॉमी में ले आते हैं, ताकि इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है कंपैरेटिवली टू डिपॉजिट इट इनटू द बैंक, ठीक है। तो इस तरह से बैंक की पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक की कि मॉनेटरी पॉलिसी के सप्लाई ऑफ मनी को किस तरह से कंट्रोल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टूल इसका है बैंक रेट पॉलिसी के, वो जब चाहता है कि इकोनॉमी में पैसे ज़्यादा से ज़्यादा हों तो वो क्या करता है, अपने बैंक रेट को कम कर देता है। और अगर जो है वो चाहता है कि इकोनॉमी में पैसों को कम कर दे, सप्लाई ऑफ मनी को कम कर दे, तो वो क्या करता है, अपने बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है। सो देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बैंक रेट एंड सप्लाई ऑफ मनी, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि बैंक्स जो होते हैं सेंट्रल बैंक, वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही स्ट्रेटेजी है कि अगर इफ देयर इज द एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई ऑफ मनी है इकोनॉमी में और अब उसको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी करनी है, तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट सेल करना शुरू कर देती है अपनी सिक्योरिटीज़। तो उससे क्या होता है, लोग अपने पैसे जो है वो गवर्नमेंट के पास यानी सेंट्रल बैंक के पास देते हैं और उनसे सिक्योरिटीज़ खरीदना शुरू कर देते हैं अच्छे रेट पर, सही है। इसी के वाइस वर्सा अगर जो है गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी है वो बहुत ज़्यादा कम है, अब उसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करनी है, तो वो क्या करते हैं, परचेज करना शुरू कर देते हैं अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लोगों से। तो उससे क्या होता है कि लोगों के पास दोबारा उनका पैसा चले जाता है और गवर्नमेंट के पास उनकी सिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। इन दिस वे दे विल ऑल्सो control supply of money from the economy. It is the second one rule or tool for controlling the monetary policy, ठीक है। Now the next one is changes in reserve ratios. बेटा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो कमर्शियल बैंक्स को कुछ रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट देता है, लाइक अगर 10% है और उसमें उनको लगता है सेंट्रल बैंकों के 10% रिजर्व रेशियो जो हमने कमर्शियल बैंक को दिया हुआ है, जिसमें जो भी कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आएगा उसका 10% लाइक सेंट्रल बैंक को वो रिजर्व करवाएगा। लेकिन अब इस सिनारियो में ये लगता है कि इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपना रिजर्व रेशियो जो होगा वो इंक्रीज कर देगा, लाइक 10% से 15% और 20% एज पर द रिक्वायरमेंट वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आएगा उसमें से ज़्यादा अमाउंट जब रिजर्व सेंट्रल बैंक रख देगा, तो कमर्शियल बैंक के पास इतना पैसा बचेगा ही नहीं कि वो आगे उसको क्रेडिट क्रिएट कर सके और लोगों को जो है लोन ज़्यादा से ज़्यादा दे सके, ठीक है। वो लिमिटेड अमाउंट में अपनी लोन प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेंट्रल बैंक फील करता है कि सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बहुत कम है और देयर इज द नीड टू एक्सपेंड इट, तो वो क्या करेगा बेटा, वो अपने रिजर्व रेशियोज को कम कर देगा, 10% से लाइक 5%, 2% एज पर द रिक्वायरमेंट कर देगा। इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास जो है वो कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट में से 2% लेट सपोज या 5% जस्ट सेंट्रल बैंक को रख पाएगा, बाकी 95% जो है या 98% वो लोगों को क्रेडिट क्रिएट करेगा, इकोनॉमी में उसको इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, रिवॉल्व करवाएगा। इस तरह से इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। सो इट इज द अनदर वन टूल ऑफ कंट्रोलिंग सप्लाई ऑफ मनी. Now the next one is rationing of credit. Rationing of credit refers to the fixation of the upper limits of the loan to the commercial banks. ठीक है, तो क्रेडिट rationing में क्या होता है बेटा कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्ट कर देता है कि आपकी लिमिट ये है, इससे ज़्यादा आप लोन नहीं दे सकते। बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अपर लिमिट ऑफ द लोन अवेलेबल टू द कमर्शियल बैंक डायरेक्टली अफेक्ट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट मनी. This method should be adopted only in special cases of emergencies. ठीक है, तो ये जो rationing of credit है, इससे लिमिट जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिसाइड की जाती है, यानी अपर लिमिट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है सेंट्रल बैंक, इंस्ट्रक्ट करता है कमर्शियल बैंक को कि आप इतनी लिमिट है आपके पास, आप लोन दे सकते हो और इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि नहीं, लिमिट को अपर कर देना चाहिए और इंक्रीज कर देना चाहिए, सो ही विल इंस्ट्रक्ट टू द कमर्शियल बैंक टू इंक्रीज इट, ओके। Now I am always talking about the two strategy. First one is expansionary and the second one is contractionary. So here is the expansionary monetary policy.
An expansionary monetary policy is focused on expanding or increasing the money supply in an economy. ठीक है, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक्सपेंड करती है, इंक्रीज करती है सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. तो ये वाली स्ट्रेटजी उस वक्त अप्लाई की जाती है जब गवर्नमेंट फील्स that there is the less quantity of supply in the economy and there is the need to increase it, so they will apply expansionary monetary policy. Okay, in the United States, when the Federal Open Market Committee wishes to increase the money supply, it can do a combination of three things. कौन कौन सी तीन चीजों का? ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट डिस्काउंट एंड रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट. ठीक है, कि तीनों जो हमने टूल्स पढ़े थे इन तीनों को कंबाइन कॉम्बिनेशन के साथ जो है अप्लाई करती है और उसके बाद फिर वो कंट्रोल करती है सप्लाई ऑफ मनी पे. Now the next one is contractionary monetary policy, and the contractionary monetary policy is focused on decreasing the money supply in the economy. ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, डिक्रीज करती है सप्लाई ऑफ मनी. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है, जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा है, so there is the need to apply the strategy of contractionary monetary policy. ठीक है, the central bank uses its monetary policy tool to increase or decrease the money supply. ठीक है, sell securities on the open market operation as I told you, or raise or decrease the federal discount rate या bank rate. And the next one is raise the reserve requirement. ठीक है, ये these all are the strategies which is applying by the central bank for controlling the supply of money. Hopefully it is all the things clear to you. If you have any queries, so you can ask me in my WhatsApp number. Okay, inshallah we will meet in the next session with the new topic. Allah Hafiz, thank you so much, take care.